कल ओवैसी तेलंगाना में गरज रहे थे, उनके साथ बाकी मुस्लिम लोग गरज रहे थे, तो उनका दर्द क्या है? उनका दर्द वही है जिस आरोप में आज अमानतुल्लाह का गिरफ्तार हुए कि वक्फ की संपत्ति का निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना। वही ओवैसी हैदराबाद के अंदर कर रहे हैं। उनका फार्म हाउस वो बना हुआ है। और कल एक खबर आ रही थी कि ओवैसी का जो पूरा स्टाफ है उनकी तनख्वाह वक्फ का जो पैसा आता है उससे दी जाती है। घर में खाना बनाने वाले, उनके ड्राइवर, उनके फार्म हाउस के माली जो है, उनके वहां के जो केयर टेकर है, 65 लोगों का स्टाफ है ओवैसी का, जिसकी तनख्वाह वक्फ बोर्ड में जो पैसा आता है उससे दी जाती है। तो ओवैसी को तकलीफ क्यों नहीं होगी जब 65 लोगों की तनख्वाह वक्फ बोर्ड चला रहा है? अब जब वक्फ बोर्ड पर कार्रवाई होगी तो ओवैसी को या तो जेब से पैसा देना पड़ेगा अपनी मेहनत की कमाई का, या 65 लोगों को हटाना पड़ेगा। तो ये जो ओवैसी जैसे लोग हैं, जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा करके रखा है, अपने फार्म हाउस बनाए, अपने उद्योग धंधे चला रहे, जमीनों पर कब्जा करके अपने लोगों को वहां नौकरी पर रख रहे हैं और उनको नौकरी पर रखे उनसे अपना पर्सनल काम आप कह रहे हैं इलीट मुसलमानों का दर्द है केवल? पूरा इलीट मुसलमान को एक क्लब है ये पूरा, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को मैनेज करता है और आपस में बंदरबाट करते हैं। एक बार सुना दें दोबारा ओवैसी साहब की बात, ओवैसी साहब की बात दोबारा सुना दीजिए। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और अब हुकूमत इनकी बन के 100 दिन भी नहीं हुए, आपने वक्फ का कानून ला लिया। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की जहनियत का, कि रोजगार बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। अभी 200 दिन नहीं हुए सरकार को आया और वक्फ का कानून ला दिया, मुसलमानों के पीछे पड़ गए। विजय जी, सौरभ जी, अभी जितने आपने बयान सुनाए सारे लोगों के, सैफुल्लाह साहब के, असदुद्दीन साहब के, अरशद मदनी के, उससे एक बात साफ हुई, जो सरकार को उस नैरेटिव पर काम करना चाहिए, ये जो लोग इस पर काम कर रहे हैं कि वो मजहब की, धर्म की बात नहीं कर रहे, वो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और यदि आपको याद हो, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि ये मसला प्रॉपर्टी का है, धर्म का नहीं है। पहले इस बात को नहीं, वो सब भी बात प्रॉपर्टी के झगड़े की हो रही है ना, प्रॉपर्टी पर कब्जा है, प्रॉपर्टी सरकार हथियाना चाहती है, तो असली चिंता तो प्रॉपर्टी को लेकर है। प्रॉपर्टी किसकी है? लेकिन वो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी अल्लाह की हो गई ना। अल्लाह की प्रॉपर्टी कैसे ले लोगे भाई? प्रॉपर्टी की चिंता अल्लाह की नहीं हो रही है, चिंता प्रॉपर्टी की हो रही है ना। हाँ। और उसमें 2-3 चीजें हैं। एक जो था 1947 वाला जो मसला था, उसको छोड़ दीजिए कि जितना था वो बड़ी हिस्सा है। एक जमीन है जो हिंदुओं की जमीन थी, उसको किस तरह से कब्जा किया गया। तीसरी जो बड़ी जमीन है वो है सरकारी संपत्तियां, जो रेलवे के पास थी, जंगलों के पास थी, है तमाम क्योंकि अब उन जमीनों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं था, तो वो आपने वक्फ के पास कब्जा कर ली। तो इन सबको ठीक तरीके से कैसे रेगुलेट किया जाए। और वो हिंदुओं की लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई बहुत कम है मेरे हिसाब से। ये गरीब मुसलमान और ताकतवर मुसलमान की लड़ाई। एलीट शब्द थोड़ा सा अंग्रेजी का दूसरे तरीके का होता है। सब लोग ये बात कह रहे हैं, मुझे आप कहां आपको आवाज सुनाई दी सड़क पर गरीब मुसलमान की? क्योंकि गरीब की तो सुनवाई कोई नहीं जो निकला हो कि नहीं ये बिल आना चाहिए, मोदी जी हम आपके साथ हैं, ये बिल लेकर के कौन दिखाई दे रहा है आपको? 3 तलाक का जब बिल आया था तब भी वही लड़ाई हो रही थी। आवाज भले न सुनाई दे, और गरीब की आवाज तो ऐसे नहीं होती ना। उनको भी तो समझ में आ रहा होगा ना कि भैया हमारे नाम पे तो इतनी 8.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सर, वो आपकी सुनेगा या ओवैसी की, सैफुल्लाह रहमानी की सुनेगा, अरशद मदनी सुनेगा, उनकी सुनेगा। मुसलमानों का बधाई देने के लिए मिला है मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल। सौरभ जी, सर मैं आया 3 तलाक के मुद्दे पर भी क्या नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है? कितना वोट मिल गया बता दें कोई? वही इस मुद्दे पर भी वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं आएंगे। आप सही कह रहे हैं, वो ओवैसी की सुनेंगे, वो नरेंद्र मोदी की नहीं सुनेंगे। विजय जी की बात पूरी, किसी के पास आए ना आए, लेकिन ये देश को पहली बार ये चर्चा हो रही है ना। आप जेन्युइन बात तो चर्चा करेंगे, जेन्युइन बात नहीं कर रहा। ये प्रॉपर्टी कब्जाने का कुछ गुंडे, दबंग, सत्ता पोषित, राजाश्रित मुसलमानों का खेल है। एक लाइन की बात है। अब उसमें गरीब मुसलमान कितना खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा, और वो नहीं खड़ा होगा तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको राइट्स दिए हैं कि जो भी गरीब है उसके साथ वो खड़ा हो। फिर वो हिंदू मुसलमान राइट्स नहीं दिए, मैं कह रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसके साथ खड़ा हो। और ये आप बहस को अलग तरीके से ले जा रहे हैं कि नहीं उसको कितना वोट मिला नहीं मिला, ये मसला ही नहीं है। कितनी ये सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी बात सुने आप, मसला इसलिए क्योंकि वो ये सब लोग उन्हीं लोगों को सड़क पर लाएंगे इसके खिलाफ, उनकी कोशिश यही है। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो तलाक के वक्त भी लाए थे, 3 तलाक के वक्त भी। मैं ये कह रहा हूं कि एक इस शब्द पे फिर से मैं आपत्ति जाहिर कर रहा हूं, जब आपने कहा एलीट मुस्लिम। एलीट शब्द जो है ना, एक डिफरेंट
कोनोटेशन वाला शब्द होता है। डकैतों में भी एलिट होते हैं। हाँ, ये ताकतवर और जो अमीर जो मुसलमान हैं जिनके पास प्रॉपर्टी का कब्जा है वो चिंता। और अभी तो इस पर वक्फ बोर्ड पर चिंता हो रही है, अभी तो हमें इस पर ही चिंता नहीं की जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी भी क्या सेंटिटी है, क्या उस पर सरकार कुछ काम कर रही है, नहीं कर आप रही। सब लोग कम्युनल दिखाई दे रहे हैं मेरे को। एक गांधीवादी एक हमारे बीच में है। जो भी अच्छी बात बोले कम्युनल। सौरभ जी बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर जो भी विषय है, रिफॉर्म की बात ज्यादातर हिंदुओं की ओर से उठती है। हम लोग बोल रहे हैं मुस्लिम समाज नहीं उठता है इस देश में। देखिए, लंबे समय तक किसी भी तालाब में एक पत्थर नहीं मारिए तो उसमें अनेक प्रकार से जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस देश में मुसलमानों से संबंधित जो संस्थाएं रही हैं, जो विषय रहे हैं सामाजिक, उसको छुआ ही नहीं गया। जब आप नहीं छूते हैं तब वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग भयानक रूप से पैदा हो जाते हैं। वो अपने समाज को मजहब के नाम पर डराते हैं कि देखो ये हमारे मजहब को टच कर रहा है। बिल्कुल। तो ये स्थिति इस समय पूरे देश में वक्फ को भी लेकर है, बाकी विषयों को लेकर भी है। अब मैं जो हमारा देश है, आप देखिए 19वीं सदी में ही, 20वीं और 21वीं सदी में, थोड़ा सा एक दिन हर्षवर्धन जी ने उठाया था, ज्यादातर प्रमुख मुस्लिम देशों ने वक्फ में काफी रिफॉर्म कर दिए, डिजिटलाइज कर दिया, नाम बदल दिया। अब आप सोचिए टर्की में जो है वो वक्फ है ही नहीं, उसका नाम क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ फाउंडेशंस की तरह आप जाम देते हैं तो वो देखा जाता है। कुवैत में देख रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडोमेंट देखता है। सऊदी अरब में सभी ने डिजिटलाइज किया है, चेंज किया है। क्यों? भारत के अंदर इस क्यों का जवाब तो दे दीजिए, क्यों वहां हो गया? नहीं, इसलिए रिफॉर्म किया कि उनको जैसे जैसे समय बदला है, अगर उस देश को थोड़ा भी प्रोग्रेसिव बनाना है तो वो जो कुछ लोगों के कब्जे है बाकी उसको निकाल के मॉडर्नाइज करना। सर वहां क्योंकि आवाम भी मुसलमान और सरकार भी मुसलमान, तो ये कलर यहां दिया पर जा आवाम मुसलमान है और सरकार उनको दिखाई देती है हमारे खिलाफ है। एक पहलू और है इसका। देखिए, वक्फ का मैंने पहले भी कहा, वक्फ एक्ट में तभी संशोधन हुए हैं जब सामने वाली सरकार संकट में रही है या कोई पॉलिटिकल आपने पहले बताया था एक बार। 1954 में यह कानून बना था, लेकिन 1964 जो कांग्रेस के लिए, खासकर नेहरू जी की जो चीन युद्ध में पराजय के बाद का पूरा एक माहौल था, उसमें कई कानून बने हैं, उसमें यह सारा वक्फ बोर्ड और बाकी चीजें बनी। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय थोड़ा उसमें हुआ है। फिर नरसिंहा राव जब बाबरी विध्वंस के बाद उन पर जब बहुत प्रकार के अटैक हुए हैं तो कई कानून बनाए और सिर्फ उसी में से फिर यह था। फिर यूपीए सरकार जब जाने लगी है तो 2013 में उसने और ज्यादा पावर इसको दे दिया। तो अभी तक जो वक्फ बोर्ड से संबंधित अधिकार और लोग तो मुस्लिम लीडर्स तो कह रहे हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी भी संकट में, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। हमेशा कांग्रेस केंद्रित या कांग्रेस के प्रमुखता वाले राज्यों में उसके पॉलिटिकल समय में मुसलमानों की वोट की दृष्टि से उसको सशक्त किया गया, लेकिन इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, स्वयं मुसलमानों के लिए भी आवश्यक है। जैसे कह रहे हैं कि अगर इस देश में शक्तिशाली बताने राज्य आश्रित उस प्रकार से जो कुछ मुसलमानों का देश भर में इकट्ठा है जिन्होंने कब्जे किए हैं, उनसे बाहर निकाल के उसके उद्देश्य की। हर्षवर्धन जी देखिए, एक लाइन सिर्फ इसमें, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछ लिया और ये मैंने भी जिस दिन कहा था उसके तुरंत बाद ये सवाल आया कि भाई वो तो मुस्लिम देश है तो उनको क्या है, लेकिन वहां भी उन्होंने किसी रिलीजियस व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी नहीं दी। उसकी जिम्मेदारी राज्य में जो संपत्ति प्रबंधन करते हैं उनको दी है। और अगर हम इसको बहुत एकदम उस तरह से मान लें कि चलो ठीक है ये मुसलमानों के भले के लिए होगा, तो कौन भला कर सकता है? भला तो वो करेगा ना जो उस संपत्ति पे अगर 12,000 करोड़ रुपए जहां आने थे वहां 200 करोड़ रुपए आ रहे हैं, 8.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पे कोई कुछ किसी तरह का कोई रिटर्न ही नहीं, जिसको हम कहते हैं कि आरओआई अगर है ही नहीं है तो भैया इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? और फिर कोई अल्लाह को जमीन देगा क्योंकि अगर अल्लाह के जो बंदे हैं उनका कोई भला नहीं हो रहा है। तो ये पूरी तरह से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मसला है। ये भारत सरकार को भी इसको एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोर्ड की तरह देखना चाहिए। वक्फ पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए।